अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है, मैं आजकल आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप की अकाउंटिंग की एमसीक्यूज करा रहा हूँ। 3 वीडियोज़ मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, 2021, 2019 एंड 2018 की। आज मैं आपको करा रहा हूँ 17 की। अब चूँकि आपका पेपर होने वाले हैं, करीब हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको तनदेही के साथ देखिएगा। जिस तरह आपने मैथ के एमसीक्यूज वॉच किए थे, इस तरह देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे आ जाएंगे। कोई फ़िक्र नहीं करें आप। एमसीक्यूज याद रखिएगा, 40% आएंगे, ठीक है, 40% आएंगे। इसलिए आप तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करें। आप सारे एमसीक्यूज समझ लें अच्छी तरह से, और 40% नंबर आपके पक्के, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 2017, ठीक है, निकाल लें अपना 10 एज निकाल लें, और साथ में पेंसिल भी निकाल लें। जी सर, निकाल ली। स्टार्ट करें? जी सर, करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इसमें पहली जो एमसीक्यूज है लिखी है, दिस अकाउंट इज़ इर्रेलेवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये अकाउंट जो है, इन चारों में से एक अकाउंट जो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इस्तेमाल की ज़रूरत दरपेश नहीं आती। तो इनमें 3 चीज़ें लिखी हैं, वो 4 चीज़ें लिखी हैं, सेल्स जर्नल, ट्रायल बैलेंस, परचेज जर्नल और कैश बुक। तो आप ट्रायल बैलेंस में निशान लगा लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसका रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अब नंबर अगला है हमारे पास, इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं यकशस्सी कारोबार को, यानी एक मालिक जो है अकेला होता है। जैसे आपने देखा, पान की दुकान होती है, परचून की दुकान होती है, होटल होता है, तो उनका मालिक एक ही होता है, पार्टनरशिप नहीं होती इनके दरमियान। तो इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नेट प्रॉफिट किसको दिया जाता है, कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। यानी हम जब इसकी बुक्स बनाएंगे अकाउंटिंग की, तो बताइए इसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको। इसके 4 ऑप्शन लिखे हैं, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, करंट अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो बेटा, इसका आप जवाब याद कर लें, कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल में करना पड़ेगा आपको इसका हिसाब किताब, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अलग जिम्मेदार है। बाकी रही ड्राइंग की, तो ड्राइंग तो आप जानते हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालने को कहते हैं, इसमें प्रॉफिट और लॉस का कोई जिक्र ही नहीं होता, आप तो जानते हैं। करंट अकाउंट, बैंक में करंट अकाउंट खोला जाता है, और आपका जो है हिसाब किताब लिक्विडेशन में भी, लिक्विडेशन जो आप सवाल करेंगे उसमें भी इस्तेमाल होता है ये करंट अकाउंट। और बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को कहते हैं। तो इसमें जवाब जो आएगा का कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है, क्लियर। आगे नंबर देखें, 3rd, दिस अकाउंट विल बी क्रेडिट। ये अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस कलेक्शन ऑफ रेंट, ठीक है। ये अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाए, यानी होगा अगर एडवांस कलेक्शन ऑफ रेंट की जाए, ठीक है। अब इन चारों में से बताइए कौन सी सही है, कौन सी गलत है। नंबर 1, एक्रूड रेंट, ठीक है, एक्रूड रेंट। अब देखिए, एक चीज़ समझ लें पहले, यहाँ पर जो है एडवांस कलेक्शन है, याद रखिएगा। कलेक्शन माने वसूल करना होता है, और पेमेंट के माने होते हैं अदा करना। तो यहाँ देखिए कलेक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारी कोई इनकम है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इनकम है ये, ठीक है। और इनकम जो है क्रेडिट कब होगी वो अभी सूरत हाल से पता चल जाएगा। तो ये इन चारों में से एक अकाउंट अगर एडवांस में कलेक्शन की जाए रेंट की, तो बताइए कौन सा इसमें ठीक है। नंबर 1, एक्रूड रेंट, ठीक है, एक्रूड रेंट का मतलब अगर आप रेंट को इनकम के तौर पर लेंगे, तो उसको एक्रूड रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीवेबल, वो तो डेबिट होता है। एक्रूड रेंट का मतलब रेंट रिसीवेबल, जैसे कमीशन रिसीवेबल, फीस रिसीवेबल, तो वो तो डेबिट हो जाएगा, हमें तो क्रेडिट करना ना। अच्छा, नंबर 2 देखें, अगर आप इसको एक्सपेंस के तौर पे लेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि एक्रूड रेंट एक्सपेंस होगा वो, ठीक है, एक्रूड हम पर उधार चढ़ जाएगा। यहाँ कलेक्शन का लफ्ज़ लिखा है, इसलिए आप इस बात पर गौर करें कि कलेक्शन का मतलब रिसीव करना होता है, इसका मतलब हमारी इनकम हुई होगी। तो इनकम की कोई चीज़ देखनी है आपने, एक्सपेंसिस तो देखना ही नहीं है, ठीक है। तो यह एक्रूड रेंट गलत हो गया। नंबर 2, प्रीपेड रेंट माने वो रेंट जो बाकी बच गया, और प्रीपेड जितने एक्सपेंसेस होंगे सब के सब डेबिट होते हैं, क्रेडिट तो हमें तो क्रेडिट करना ना। नंबर 3, अनअर्न्ड रेंट वो रेंट जो हमने कमाया नहीं है। और नंबर 4, रेंट रिसीवेबल हमेशा डेबिट होता है। लेकिन इनमें 3 चीज़ें डेबिट हैं, एक्रूड रेंट,
ठीक है। नंबर 2 प्रीपेड रेंट और रेंट रिसीवेबल, ये सब के सब इनकम के तौर पर इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। किसी को एक्सपेंस, किसी को प्रीपेड लिख दिया है। तो बेटा आप याद रखिएगा कि इसके अंदर जब भी आपके पास एडवांस का लफ्ज़ आ जाए किसी भी इनकम के साथ, एडवांस का, जैसे मिसाल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैंने आपसे एडवांस फीस ले ली, ठीक है, 1 महीने की एडवांस फीस ले ली पहली तारीख को। अब क्या हुआ, पूरे महीने आप पढ़ने ही नहीं है, तो इसका मतलब तो बेटा मेरी कमाई कब है, मैंने अर्न तो नहीं करी ना। अर्न माने कमाना होता है, अनर्न माने जो नहीं कमाई है। तो जो चीज़ एडवांस ली जाती है ना, वो एज ए लाइबिलिटीज इस्तेमाल की जाती है। हम पर उधार चढ़ गया, आपका फंस गया, मैंने आपसे 2,000 रुपये ले लिए थे फीस के, आप पूरे महीने पढ़ने ही नहीं आए मेरे पास। अगले महीने आप मेरे पास सामने आ गए और बोलेंगे सर वो पिछला वाला हिसाब किताब जो 2,000 में आपको दे गया था ना, वो उसमें एडजस्ट कर लें इस महीने में, क्योंकि मैं चला गया था फला जगह पर, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेटा ये अनअर्न्ड रेंट जो है ना, लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, अनअर्न्ड रेंट जो है लाइबिलिटीज़ है। तो हमेशा याद रखें, एडवांस इनकम कभी भी वसूल करेंगे आप कलेक्शन, तो उसको आपने अनअर्न्ड रिकॉर्ड करना है। तो अनअर्न्ड रेंट इसके अंदर ठीक है। ठीक है, बाकायदा में तफसील से बता दिए बेटे, सब चीज़ों की वजाहत कर दिए। तो कभी भी एडवांस का लफ्ज़ आप देखा करें। ठीक है, कलेक्शन के साथ अगर एडवांस के साथ पेमेंट आएगा तो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, एडवांस के साथ अगर पेमेंट अगर होता ना, तो वो लाइबिलिटीज़ के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं आप। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप अनअर्न्ड रेंट लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के तौर पर। नंबर अगला है रेंट रिसीवेबल इज़। अब देखें, ऊपर भी रेंट रिसीवेबल का मैंने भी बताया था। रेंट रिसीवेबल का मतलब वो रेंट जो हमारा दूसरों पर चढ़ा हुआ है। जैसे हमने अपना मकान या दुकान किराए पर दे रखी है, उसने 1 महीने हमको किराया नहीं दिया, तो हमारा उधार तो उसके ऊपर चढ़ गया ना। ठीक है, तो रेंट रिसीवेबल किराया वो बतौर एसिड इस्तेमाल होता है। अगले महीने हम डबल किराया लेंगे उससे, तो ये एसिड के तौर पर निकाल करना है। रेंट रिसीवेबल जो है क्या, इन चारों में बताना कि एसिड है, लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो बेटा एसिड होगी वो। तो जितने भी रिसीवेबल चीज़ें होंगी, जैसे अकाउंट रिसीवेबल हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ठीक है, नोट रिसीवेबल हो गया, कमीशन रिसीवेबल हो गया, रेंट रिसीवेबल हो गया, जो भी रिसीवेबल होगा वो करंट एसिड कहलाता है हमारी। तो यहाँ से एसिड के तौर पर टिक लगाए हो रन। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है सर, आ रहा है समझ। क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू क्लोज। क्लोजिंग एंट्री जो है, क्लोजिंग एंट्री जो है मेड टू क्लोज करती हैं किस चीज़ को, इन चारों में से। नंबर 1 एसिड को करती हैं, लाइबिलिटीज़ को करती हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को करती हैं, या कैपिटल अकाउंट करती हैं। तो बेटा ये क्लोजिंग एंट्री, आप क्लोजिंग प्रोसीज जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सवाल पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोजिंग प्रोसीज, तो उसमें तो आपने लिखा होगा एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी का हिसाब किताब। तो बेटा इस पर टिक लगाएं फ़ौरन, इसको क्लोजिंग करना पड़ता है हमें, सारी रेवेन्यू को और सारे एक्सपेंस को। ठीक है, तो चुना चाहिए, आप इस पर निशान लगाएं। उसके बाद क्रेडिट नोट इशू इज़ एंटर्ड इन। क्रेडिट नोट अगर इशू कर दिया जाए तो बताइए किसके अंदर करना पड़ेगा आपको। नंबर 1 सेल जर्नल के अंदर करना पड़ेगा, नंबर 2 परचेज जर्नल के अंदर करना पड़ेगा, नंबर 3 सेल रिटर्न अलाउंस में करना पड़ेगा आपको, या सेल्स अकाउंट के अंदर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर लिख लें आप, टिक लगाएं, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल। क्रेडिट नोट जो है उसमें इशू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 है दिस अकाउंट यूजुअली हैज़ ए डेबिट बैलेंस। आपको 4 अकाउंट दे रखे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों के अंदर से एक चीज़ डेबिट होगी, बाकी सब क्रेडिट होंगे इसके अंदर। ठीक है, ढूंढने क्या चीज़ डेबिट है, कौन सी चीज़ क्रेडिट। नंबर 1 अनअर्न्ड कमीशन। बेटा अनअर्न्ड कमीशन मैंने भी आपको ऊपर बताया कि अनअर्न्ड जो भी होगा वो एडवांस होता है, और वो तो लाइबिलिटी होता है, वो तो डेबिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो चुनाव डेबिट तो है। अनअर्न्ड कमीशन की नेचर जो है क्रेडिट ही, याद रखिएगा। परचेज अकाउंट, परचेज तो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, परचेज तो हमेशा डेबिट होगा ना, तो जवाब तो यही है। ठीक है, जवाब तो हमारा परचेज अकाउंट है। अगले वाले भी देख लेते हैं क्या है। परचेज रिटर्न अकाउंट, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। सेल्स अकाउंट, सेल्स की रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट होती है। देखिए 3 तो क्रेडिट आ गया आपके इसके अंदर, एक आया परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट पे डेबिट कर दिया। याद रखेंगे ना, इन चारों में से एक चीज़ डेबिट आती है हमेशा, उसकी नेचर ही डेबिट होती है, बाकी सब क्रेडिट में गलत लिख देगा वो। आप उस पर टेक्निक लगाइएगा, इस पर लगाइएगा। उसके बाद नंबर 8 आ गया कमीशन रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न। कमीशन रिसीव किया लेकिन अभी तक कमाया नहीं है। ठीक है, अभी तक कमाया नहीं है, कमीशन रिसीव तो कर लिया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं है हमने। ठीक है, ये बात वहीं आ गई। देखें ऊपर वाले में, यहाँ देखिए रेंट लिखा था, यहाँ कमीशन आ गया बस। यहाँ पर, यहाँ रेंट इनकम था, यहाँ पर कमीशन इनकम के तौर पर यहाँ पर इन्होंने बात पूछ ली है। कमीशन रिसीव किया, कमीशन तो वसूल कर लिया, बट नॉट अर्न, लेकिन अभी तक कमाया नहीं है। तो मिसाल में फिर आपको एक दे देता हूँ, वही वाली। पहली तारीख को आप मेरे पास आए, ठीक है, हम कमीशन की जगह फ़ीस का इस्तेमाल कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया। ठीक है, मैंने फ़ीस रिसीव कर लिया आपसे 2,000 रुपये, फिर आप पूरे महीने गायब हो गए, तो कमाई कब है?
भाई मैं आपको पढ़ाऊँगा, पूरे महीने आप पढ़ने आएंगे, 10-15 दिन तो कम से कम आ जाएं, ठीक है। आप तो एक दिन भी नहीं आए तो वो तो मेरे लिए अनर्न है ना भाई, अनर्न है ना, ठीक है, अनर्न होगी वो, ठीक है। तो चुनाचे कमीशन रिसीट तो किया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं है। बताइए किस तौर पर रिकॉर्ड करेंगे? नंबर 1 एसेट पे करेंगे, नंबर 2 लाइबिलिटीज़ पे करेंगे, नंबर 3 एक्सपेंस पे करेंगे, नंबर 4 रेवेन्यू पे करेंगे। तो बेटा आप लाइबिलिटीज़ पे निशान लगाएं, इसमें उन्होंने गलत निशान लगा दिया एसेट पे, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, कमीशन तो वसूल कर लिया लेकिन अभी तक कमाया नहीं। जब कमाया नहीं तो एसेट कहाँ से आ गई? हम पर तो उधार चढ़े हुए ना। मैंने अभी आपको मिसाल जो दी है तो वो आपके 2000 रुपये पूरे महीने मुझ पर उधार ही चढ़े रहे ना, लाइबिलिटी के तौर पर रखे रहे मेरे पास। तो ये लाइबिलिटीज़ पर टिक लगाएं, ये गलत इन्होंने निशान लगा रखा है। बाज़ औक़ात ये 10 ईयर्स के अंदर बहुत सी मिस्टेक होती हैं, वो मैं आपको दुरुस्त करा रहा हूँ, आप इस पर करेक्शन कर लें, लाइबिलिटीज़ पे निशान लगा दें, क्योंकि बेटा अनअर्न कमीशन हमेशा क्रेडिट होता है। मैंने भी आपको ऊपर ही पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आ गया एन अकाउंटिंग बुक, ऐसी अकाउंटिंग बुक यूज फॉर स्मॉल एक्सपेंस, जिसमें छोटे छोटे अखराजात रिकॉर्ड किए जाएँ, उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 कैश बुक कहते हैं। बेटा कैश बुक में तो बड़े लाखों रुपए के हिसाब किताब होते हैं, आपने पढ़ रखी है कैश बुक, वो तो गलत। लेजर अकाउंट कहते हैं, लेजर में तो टी अकाउंट बनाना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके अंदर भी छोटे मोटे अखराजात नहीं लिखे जाते। नंबर 3 पेटी केज बुक, नंबर 4 जनरल, जनरल में भी नहीं बनाए अखराजात अदा किए थे पेटी, इसमें वाहिद जवाब आ गया पेटी केज बुक। तो आपने पेटी केज बुक को अभी मेरा क्वेश्चन दे रखा हुआ कि पेटी केज बुक दरअसल ऐसी बुक को कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे अखराजात को रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए एक अलग से एम्प्लॉय रखा जाता है जिसका नाम होता है पेटी कैशियर, ठीक है। तो ये पेटी केज बुक जवाब लगा दें। छोटे मोटे अखराजात के लिए पेटी केज बुक का हिसाब किताब बनाया जाता है, उसके लिए बुक बनाई जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद 10वां नंबर आ गया ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट, सारी की सारी फिक्स्ड एसेट की मिसालें सिवाय, एसेट माने सिवाय। अब देखें फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी होती है देखते हैं भाई। देखिए बिल्डिंग तो फिक्स्ड है, ठीक है, इस पर डेबिशन लगता है। नंबर 2 व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट वगैरह की, तो जैसे सुजुकी हो गई, ट्रक हो गई, ये व्हीकल्स कहलाते हैं, ये भी फिक्स्ड एसेट है। इक्विपमेंट्स यानी आपकी जो ऑफिस में इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही है, मसलन कंप्यूटर हो गया, फैक्स हो गया, प्रिंटर हो गया है, ये सब इक्विपमेंट्स हैं, तो इस पर भी डेबिशन लगता है। अब चौथा नाम आ गया सप्लाई, सप्लाई बेटा एसिड है, ठीक है, सप्लाई जो है एसिड है। कौन सी? करंट एसिड है, तो एसिड लेकिन करंट एसिड है, ये नॉन करंट एसिड या फिक्स्ड एसिड नहीं है। आई समझ में आपकी? ये करंट एसिड है सप्लाईज, याद रखिएगा। इन चारों के अंदर से 3 तो गलत, ये तीनों तो हैं ही फिक्स्ड एसिड। इसमें चारों में सवाल करने का मकसद ये था कि बोला है 4 नाम आपके सामने ले दिए, बताइए सारी की सारी एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसिड्स हैं सिवाय सप्लाईज के। सप्लाईज फिक्स्ड एसिड नहीं होती। आप टिक लगाएं, फ़ौरन समझ में आ रहा बच्चों? जी हाँ सर आ रहा समझ में। चले भाई अगला नंबर देखते हैं। अगले नंबर में क्या लिखा है? An entry with more than 1 debit or more than 1 credit is called, ये पीछे भी आया था बच्चों, पीछे एयर्स में आ चुका है। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, उनको क्या कहते हैं? इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। टिक लगाएं फटाफट, कंपाउंड एंट्री लिख दें फटाफट। नंबर अगला, टू डिटरमाइन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम वी कैन प्रिपेयर, लेकिन ये भी पीछे आ चुका हमारा कि हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं? नहीं। बैलेंस शीट कहते हैं? नहीं। कैश बुक कहते हैं? नहीं। ट्रायल बैलेंस कहते हैं? यस, ट्रायल बैलेंस पे निशान लगा। ये पीछे भी आ चुकी है बच्चों, मैंने वजाहत कर दी थी, आपको एक्सप्लेन कर दिया देखो। उसके बाद एक फार्मूला लिख दिया इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है, ये मैंने पीछे भी करा रखा बच्चों, याद रखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में आप लिख के इन्होंने बराबर का निशान डाल के इक्वल का निशान डाला और 3-4 तरह की चीज़ें लिख दी, फार्मूले उल्टे सीधे भी और सही वाला भी, एक सही होगा इसके अंदर से, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहते हैं? मैंने आपको पीछे भी बताया था, थोड़ी सी वजाहत फिर कर लूँ। ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं किसे? पीछे भी कराया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले आप लिखें सेल्स या इनकम, ये इनकम लिखा मैंने, याद रखिएगा, ठीक है। सेल्स जो है कि इनकम है ना, फार्मूला हमारे पास यही है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है, पहला लिखा है परचेज माइनस सेल्स, परचेज में से सेल निकालने का। नंबर 2 लिखा है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीसरा लिखा है सेल्स जमा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और चौथा लिखा है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इनमें से मालूम करना है कि आपका जो जवाब है कौन सा दुरुस्त होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो बेटा मैंने आपको लास्ट भी कराया था कि सेल्स लिख दें आप पहले, ठीक है। इनकम जैसे फर्क करें ये वाली, जैसे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ये लिख दिए मैंने। लेस करना क्या पड़ेगा बच्चों? सर इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, आपने बताया था पीछे 70,000, ठीक है। माइनस कर दें इसमें से, कितने बचे सर? ये 30,000 बचे हमारे पास। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, जीपी। आया पीछे भी करा रखा मैंने, आप फार्मूला याद करें। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा आपको जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और इन्होंने गलती से किसी और पे टिक लगा दिया। देखिए तसी करता जा रहा हूँ मैं, आपको करेक्शन करता जा रहा हूँ, आप सही कर लें। देखिए इन्होंने लगा दिया सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव गलत है, ये ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चौथा नंबर ठीक है। आप चौथे पे टिक लगाएं, फौरन लगाएं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है, समझ में आ गया कैसे करते हैं, ठीक है। बेटा ये जो लिखा ना सेल्स नहीं होता है यहाँ पर, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते तो फिर आता आपको नेट प्रॉफिट। मैंने आपको वजाहत कर दी है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा होता, ठीक है। अगला नंबर देखें 4.3 कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बताइए अकाउंट की नेचर क्या है? क्या ये लायबिलिटीज़ है, सेल्स, या कंट्रा एसेट अकाउंट है, या एक्सपेंस अकाउंट है? देखिए बेटा मैंने आपको पीछे अभी पिछले में ख्याल से पिछले से पहले 2018 में या 19 में आपको बताया था कि कंट्रा एसेट अकाउंट में डेबिशन के बारे में बताया था, ठीक है। डेबिशन के बारे में बताया था ना। देखिए यहाँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ गया, वहाँ अलाउंस फॉर डेबिशन लिखा था, यहाँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ गया। तो बेटा ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स ना हम अमूमन जो है ज़्यादातर जो है अकाउंट रिसीवेबल में से निकालते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, ठीक है। और कोई चीज़ जो किसी चीज़ में से निकाली जाए उसको कहते हैं कंट्रा एसेट अकाउंट, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या करते हैं हम, ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स को ना क्रेडिट कॉलम में इक्विटी सेक्शन के अंदर भी लिख लेते हैं। तो बेटा मैंने आपको 2 जगह बताया ना उसके भी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने लायबिलिटी शो करके दिखाया है। आप इसको कंट्रा एसेट अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो लायबिलिटी, उसमें उन्होंने कंट्रा एसेट लिख दिया था, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई भी निशान लगाएंगे वो दोनों ठीक है आपके, ठीक है। ये लायबिलिटी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है इक्विटी सेक्शन के अंदर, और करंट लायबिलिटीज़ होता है ये, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ में लिखना पड़ेगा आपको। और अगर आप एसिड सेक्शन में से निकालना चाहते हैं ना, एसिड्स में से, तो अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करना पड़ता है इसको, ठीक है। फिर आपके पास जो रकम आई है ना वो कहलाएगी कंट्रा एसिड्स अकाउंट, ठीक है। आगे से में तो आप फिलहाल तो लायबिलिटी अकाउंट पे निशान लगा लें, भले कंट्रा एसिड अकाउंट पे निशान लगा लें, दोनों ठीक है। अगला नंबर है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट इक्वेशन इज करेक्ट। ये 4 आपको इक्वेशन है, देखिए इनमें से एक ठीक है बाकी गलत है, ठीक है। एक ठीक है बाकी गलत है। पहले तो आप ये देखें अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते कैसे हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी, फिर दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। एसिड्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या प्रोप्राइटरशिप भी लिख सकते हैं आप, प्लस कैपिटल। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब। एसिड्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया था आपको समझ में, ठीक है। अब इसमें ढूंढें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हो सकता है इसके अंदर इधर उधर कर दी गई हो कुछ रकमें, इससे इधर से उधर। एक चीज़ और समझ लें बेटा, ये एसिड लिखी है, ये प्लस का कैपिटल है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, सही माना का हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एसिड्स, देखिए ये भी तो बन सकता है ना हमारा, एसिड्स माइनस कैपिटल बराबर है लायबिलिटीज, ये भी तो बन सकता है। अच्छा जी, दूसरा एक और भी कंडीशन है, ये प्लस का लायबिलिटीज है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा सर। तो फार्मूला ये बन जाएगा हमारा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर है कैपिटल। ये भी तो बन सकता है ना भाई, कुछ भी बन सकता है। कैपिटल जो है एज ए ऑनरशिप है, याद रखिएगा। चलो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने भाई, क्या सही है क्या गलत है। इन तीनों में से देखिए, इन दोनों में से देखिएगा क्या चीज़ लिखी है। चलें किताब निकालें, टेनर निकाल लिया आपने। अच्छा जी, अच्छा जी, पहले लिखा है लायबिलिटीज़ बराबर है एसिड जमा कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटीज़ बराबर है एसिड जमा कैपिटल, ये आप देख रहे हैं हमारा फार्मूला। तो लायबिलिटीज़ बराबर है एसिड जमा कैपिटल, देखिए प्लस का कैपिटल है ना, उधर जाके माना का होगा, गलत हो गया ना भाई। लायबिलिटीज़ बराबर है, ये प्लस का कैपिटल, उधर जाके एसिड माइनस कैपिटल होगा ना, देख लें लिखा हुआ मेरे सामने, लायबिलिटीज़ बराबर है एसिड माइनस कैपिटल, ठीक है।
माइनस का निशान आएगा ना। यहाँ इन्होंने क्या का निशान लिख दिया, जरा गौर से देखें अपने 10 ईयर्स में, इन्होंने प्लस का निशान लिखा हुआ है, गलत। अब कैपिटल बराबर है एसिड जमा लाइबिलिटीज़। अब देखें यहाँ पर कैपिटल बराबर है एसिड्स माइनस लाइबिलिटीज़ होता है, प्लस नहीं होता है, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया भाई। दूसरा, तीसरा है एसिड बराबर है लाइबिलिटीज जमा कैपिटल, एसिड बराबर है लाइबिलिटीज जमा कैपिटल, हो गया पक्का, ये ठीक है, ठीक है, आगे नहीं आ गया। लो भाई ऐसा काम करना आपने, याद रखेंगे ना। चौथा वाला भी गलत है बच्चों, ठीक है, चौथा वाला भी गलत है, पक्का हो गया ना। निशान लगा ले फ़ौरन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो थी ना वैसी की वैसी उठ के आ गई, ज़रूरत ही नहीं करनी पड़ी हमें, 3 गलत दे दिए तो उन्होंने उसके अंदर। चले अगला देखते हैं भाई, कहाँ पहुँचे थे, ये थे 16 देखें। इफ़ नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर इक्वल, अगर नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक जैसी आ जाए, सेम आ जाए, तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, चलो फिर लिख के दिखा दो। अरे भाई मैं तो आपको पक्का करूँगा इंशाल्लाह। ये लिख दी मैंने नेट सेल्स, नेट सेल 1 लाख। अब तो मैं फिगर लिखूँगा ना बराबर, 1 लाख लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, दोनों सेम करनी है मैंने, 1 लाख। तो पता कितना बचा सर, 1 लाख में से 1 लाख के 0 बचा, बस 0 हो गया ना, 0। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो कहलाता, अभी तो पीछे बताया मैंने आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं नेट सेल्स में से आप निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है और वो बचा 0, तो ढूंढने किधर लिखा है। अरे आप तो फिक्र नहीं किया करो बच्चों, पक्के कर दूंगा इंशाल्लाह। ये देखें इधर क्या लिखा है, यहाँ ढूंढने किधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, और भी लिखा हुआ है वो भी पढ़ के देख लें। ग्रॉस प्रॉफिट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज़्यादा आ जाएगा भाई, वहाँ तो 0 आया, ज़्यादा कहाँ आया। नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट जो है नेट इनकम के बराबर आ जाएगा भाई, 0 आया यहाँ पर, तो नेट इनकम के बराबर तो नहीं आया ना भाई हमारे पास, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट इनकम कहाँ चाहिए, नेट इनकम तो जब आती है जब इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते, अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम आई है हमारी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 0 आया है, न कम आया है न ज़्यादा, ठीक है सब। तो ये वाला जवाब ठीक आ गया ना बच्चों, एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने आपको, कल के दिखा दिया, ठीक है। आपने करना होना नहीं है इंसान में, बस समझना है और फिर टिक लगाने हैं। कभी आप बोले सर ये कि ये चक्कर क्या, हम लिख के दिखाएंगे बेटा, वहाँ आपको पेपर थोड़ी देगा कोई करने के लिए, तो चुनाचे आपने जहन नशीन करना है तमाम बातें, और फिर कैलकुलेटर के ऊपर करके आप कर सकते हैं। 1 लाख में से 1 लाख गया या 2 लाख में से 2 लाख गया, बताइए कितना बचा, वो तो बच्चे ही बता देंगे 0 बचा, तो 0 वाला जवाब ढूंढ लीजिएगा जब सेम हो, लिखा कंडीशन लिख दी है, याद रखिएगा। हाँ कभी आप बोलो समझ में नहीं आया सर, चले एक दफ़ा फिर देखते हैं। इफ़ नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर इक्वल, नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर इक्वल, सेम, तो जब भी तो 0 आएगा, ठीक है ना भाई। लो भाई कर दिया मैंने काम आपका। अगला नंबर देखते हैं भाई क्या लिखा है। अरे मैं तो आपको पक्का करूँगा इंशाल्लाह, आपको देखें 40% MCQ पक्के आएंगे आपके, आपको तो सब आते होंगे इंशाल्लाह। बैंक ओवरड्राफ्ट बताइए क्या नेचर है उसकी, बैंक ओवरड्राफ्ट उसकी नेचर बताइए, ये इसके मायने। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए करंट एसिड है। नहीं सर करंट एसिड कहाँ से आ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट तो उधार को कहते हैं, बैंक वालों ने जो उनसे, बैंक वालों से हमने जो लोन ले रखा उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, बैंक वाले अपने पास से जो पेमेंट करते हैं। फिक्स्ड एसिड है, नहीं सर एसिड तो है ही नहीं है, करंट लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है सर, ये करंट लायबिलिटीज है। ये हमने बैलेंस शीट बना रखी है ना, तो बैलेंस शीट में हम जो है करंट लायबिलिटी लिखते थे, तो उसमें लिखते थे बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बस पक्का याद हो गया भाई आपको। तो भाई मैंने चारों चीज़ें में से एक चीज़ छांट के बता दी आपको, ना तो एक्सपेंस है, ना तो करंट एसिड है, और ना ही नॉन करंट यानी फिक्स्ड एसिड है। तो कौन बचा, करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट की नेचर क्रेडिट होती है और वो करंट लायबिलिटीज कहलाती है, पक्का। चलो आगे भी देखें। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। चलो इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। जैसे रेवेन्यू जो है ना बेटा, मैं आपको मिसाल में सेल लिख देता हूँ, ठीक है, सेल्स ही लिख देते हैं ताकि आपकी समझ में तो आए। सेल्स, ठीक है, सेल लिख रहा हूँ मैं। सेल है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और लेस कर देंगे इसके अंदर से
फर्स्ट किया एक्सपेंसेस निकाल देते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालते हैं इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं बनाना। सर भाई आपकी आमदनी थी 1 लाख रुपया, उसमें से आपने एक्सपेंसेस निकालने, ठीक है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो फीस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो सेल्स में से आपने निकालने एक्सपेंसेस, कितने 1.5 लाख रुपये खर्च हो गए आपके। चले भाई अब बताएं 1 लाख में से 1,50,000 के तो कितने बचे। सर 1 लाख में से 1,50,000 जाते ही नहीं है, तो कितने फिर भी अलजबरे में तो जाते हैं ना भाई, अलजबरे में तो जाते हैं, उल्टा सीधा सब चलता है ना, प्लस माइनस का चक्कर। यहाँ सर उसमें तो भर गए, कितने बचे 50,000, काय के, माइनस के प्लस के। सर 50,000 बच गए माइनस के, बच गए नहीं मर गए। तो माइनस का निशान तो लॉस को ज़ाहिर करता है, माइनस का निशान तो लॉस को ज़ाहिर करता है ना बच्चों, तो बस लॉस आएगा ना बच्चों। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम हो, तो बेटा लॉस तो होगा। जैसे मिसाल के ऊपर आप सैलरी कमा के लेके आते हैं, सैलरी कमा के लेके आते हैं, फर्स्ट किया जैसे आपके वालिद साहब हैं या आप हैं, कोई भी है जॉब करता है जो, वो 1 लाख रुपये से अपनी मतलब सैलरी लेके आता है, उसकी आमदनी हो गई ना। अब आपके घर का खर्चा जो है 1,20,000 रुपये उस महीने खर्च हो गया, तो 20,000 उधार नहीं चढ़ गए भाई। 20,000 आप किसी से लेंगे तभी तो अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे, तो लॉस हो गया आपको। आमदनी कम, एक्सपेंसेस ज़्यादा, यानी एक्सपेंसेस ओवर हो गए आपके इनकम के ऊपर, तो उसको तो लॉस कहते हैं ना बच्चों, ठीक है। पक्का आ गया ना भाई, ठीक है सर आ गया समझ में। ऐसे करते हैं बच्चों, जमा नहीं करना आपने, ये करके नहीं दिखाना, ये करना नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ये, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके जहन नशीन हो जाए सारी बातें। तो बेटा नेट लॉस लिख दिएगा, उसमें फटाफट लिखिएगा, ये लिखा हुआ नेट लॉस हो गया। ऐसी अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए ओवर रेवेन्यू के ऊपर, तो बताइए इसको क्या कहते हैं, नेट लॉस। अगला नंबर है, इफ़ टोटल एसेट इज़ ₹150,000, अगर टोटल एसेट की वैल्यू जो है 1,50,000 हो, इन विच 1/3 आर लाइब्रेरीज, ठीक है, जिसमें 1/3 लाइब्रेरीज हो, तो बताइए कैपिटल कितना होगा। ठीक है, 1,50,000 है, इसमें 1/3 हिस्सा जो है लाइब्रेरीज भी शामिल है, तो बताइए कैपिटल कितना होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं बच्चों, ले मैं करता हूँ आपको कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर पे कर दूँ, पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपने करना वाला नहीं है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मेथड कराऊंगा आपको। अरे आप देखें कैसे हाई फाई होने वाले हैं इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर। अरे फिक्र नहीं करें, पहले देखें एसिड कितनी है 150,000, ये लेने बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आपको खूब क्लियर नज़र आए। ठीक है, 1,50,000 जरा 1/3 है ना लाइब्रेरीज। चले भाई काटे, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है ना, और 4 जीरो इसी आ जाएंगे आपके 4 जीरो। ये क्या चीज़ आई है 50,000 रुपया, ये आई है लाइब्रेरीज। क्या कहलाती है, लाइब्रेरीज आई है आपकी। वो बोल रहा है कैपिटल बताओ कितना, वो बोल रहा है कैपिटल बताओ कितना। ठीक है, तो आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, एसिड्स बराबर है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कह रहा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमें कैपिटल मालूम करना है, कैपिटल मालूम करना है, तो एसिड कितनी थी सवाल के अंदर, एसिड थी 1,50,000, थी नहीं थी। ये प्लस का लाइबिलिटीज इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का कितने 50,000 बताए कितने बचे सर, 1,00,000 रुपये बचे, तो यही तो कैपिटल है। ये लो हो गया, 1,00,000 पर निशान लगा ले, ये लिखा हुआ सामने आपके। फिर आप बोलेंगे मुझसे सर क्या इतना लंबा काम करेंगे कि बैठ के, अरे यार कैलकुलेटर पे करना बच्चों, आपको कौन कह रहा है लिख के दिखाएं आप, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, बार बार आपको कहता रहा हूँ, आप बार बार भूल जाते हैं। कैलकुलेटर पे सर कैसे करेंगे ज़रा बताइए, डायरेक्ट कैसे करेंगे सर। अरे यार ये लो, पहले कैलकुलेटर पे देखें, ये देख लेना मालूम क्या करना है, इसमें कैपिटल मालूम करना ना। अगर इसमें लाइब्रेरीज मालूम करनी होती है ना डायरेक्ट कर देते भाई, 1,50,000 ज़रा बेटाती है। इसमें लाइब्रेरीज अगर मालूम करने को है ना कि भाई लाइब्रेरीज मालूम करके दिखाइए, तो देखिए आप पहले 1,50,000 लिख दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान डाल के 1/3 ये लिख दीजिएगा, तो ये 50,000 लाइब्रेरीज आ गए ना, बस ढूंढ लीजिएगा 50,000 किधर लिखा हुआ है अगर लाइब्रेरीज आ जाती तो। लेकिन वो बोल रहा कैपिटल बताओ भाई कितना है, ठीक है कैपिटल बताओ। तो बेटा आप तो जानते हैं एसेट बराबर है लाइब्रेरी जमा प्रोप्राइटरशिप, प्लस होती है ना, इधर आके काय की हो जाएगी माइनस, क्योंकि माइनस का निशान डाल के 1,50,000 रुपये निकाल दें, ये निकाल दिया, कितने बचे 1,00,000 बचे ना,
तो 1 लाख रुपये जवाब आ गया, ये लिखा हुआ सामने। कैलकुलेटर पे करिएगा, कैलकुलेटर पे। आपने करवर के नहीं दिखाना, तो मैंने आपको क्लियर किया, समझा दिया। सही है, पक्का आ गया? ठीक है सर, आ गया, पक्का आ गया सर, ये तो बहुत आसान है सर। अरे भाई मैं तो आसान चीज़ें कराता हूँ। ले मैं अगला आखिरी नंबर आ गया इसका, मर्चेंडाइज विड्रॉन बाय ऑनर। अगर मर्चेंडाइज निकाल ले, मर्चेंडाइज को विड्रॉ करे, कौन? सर लिखा ऑनर, ऑनर मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? सर उसको तो ड्राइंग कहते हैं, आपने याद भी करा रखा हमको, तो ड्राइंग पे निशान लगा लें, ठीक है। अगर ऑनर या प्रोप्राइटर अपने ज़ाती इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए या तो कैश निकाले या फिर मर्चेंडाइज निकाले, तो उसको कहते हैं ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग हो गया। बाकी देखेंगे कैपिटल भी लिखा हुआ है, पर्सनल यूज़ भी लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज भी लिखा हुआ है, तो ड्राइंग लिखेंगे उसमें। ड्राइंग डेबिट, परचेसेस क्रेडिट की गारंटी बनती है, मैंने आपको जनरल में बना रखी है। पक्का आ गया समझ? तो बेटा आगे समझ में आप लोगों की उम्मीद है कि पक्का आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको 1 साल का और कराता हूँ ताकि आपको और मज़ीद है। अब देखें, आप आपकी लाइन लगेगी, अब आपको तेज़ी के साथ आते चले जाएंगे, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये। अब आप खुश हो जाएंगे कि सर ने हमें काफ़ी अच्छा काम करा दिया। अभी हमने कौन सा करा था? 2017 का करा था बच्चों। अब देखिए 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट, अपना 10 ईयर निकाले। पेज नंबर कौन सा पहला? पेज नंबर है 132 और मेरे पास है, आप जानते हैं, फिरोज़ कमर का है। अगर यूसवी का तो आप उसके अंदर 2016 रेगुलर प्राइवेट निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं शुरू करते हैं। नंबर 1, द ऑनर्स क्लेम टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ऑनर किस चीज़ का क्लेम करता है एसेट्स के ऊपर किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है। किस चीज़ का जिम्मेदार होता है भाई वो? क्या एसेट का होता है, क्या एक्सपेंस का होता है, क्या लाइबिलिटीज़ का होता है, या ऑनर इक्विटी का होता है? तो ऑनर इक्विटी का होगा, ठीक है भाई। जैसे ही आपके पास ऑनर का लग आया तो ऑनर इक्विटी सेक्शन आ गया ना आपके पास, ठीक है। ऑनर जो है या तो पैसे लगा सकता है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर ड्राइंग कर सकता है। उसका राब्ता तो 2 ही चीज़ों से होता है ना सिर्फ, ठीक है। समझ में आ गया? बिज़नेस को मैंने एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी ले रखा है ना, फर्ज करना पड़ता है हमें कि बिज़नेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है। ऑनर की हैसियत से सिर्फ 2 ही चीज़ों से होती है ना। नंबर 1, या तो इन्वेस्टमेंट करे बिज़नेस के अंदर, या फिर ड्राइंग कर ले अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तीसरी क्या, साल के दिसंबर 31 को आता है, अपना प्रॉफिट या लॉस लेके चला जाता है, ख़त्म, छुट्टी। तो ये ऑनर इक्विटी का ताल्लुक होगा, ठीक है। ऐसे जो है तमाम उसके कैपिटल से खरीदी जाती है। नंबर 2, ए बिजनेस दैट परचेसेस एंड सेल्स गुड्स। ऐसा बिजनेस में ख़रीदना भी हो और बेचना भी हो, काएगा गुड्स का, मर्चेंडाइज का, उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते उसको। मैन्युफैक्चरिंग में तो चीज़ें तैयार करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चर करती है, फिर उनको बेचना पड़ता है, गलत। नंबर 2 सर्विसिंग। सर्विस में कोई चीज़ नहीं बेचते भाई। जैसे मैं आपकी सर्विस कर रहा हूँ तो मैं कोई चीज़ बेच थोड़ी रहा हूँ आपको, कोई आपको टेंजिबल चीज़ थोड़ी दे रहा हूँ, यानी जो नज़र आए आंखों से। मैं तो आपकी सर्विस कर रहा हूँ, उसके बदले फर्स्ट की आपको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो उसके बदले फीस ले लूँगा मैं आपसे। बस डॉक्टर साहब जो है सर्विस कर रहे हैं बस अपने पेशेंट की, वो कोई चीज़ दे थोड़ी ना है आपको। वो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, एक पर्ची हाथ में पकड़ा देंगे, लो भाई टेस्ट करा लो, लो भाई दवाएँ खरीद लो, लाओ हमारी टोकन की फ़ीस दो, ठीक है। कोई चीज़ तो नहीं दे रहे हैं ना भाई, हैं। हाँ, तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग आ गई, इसको कहते हैं उर्दू में तिजारत। बस ये है जवाब इसका, जिसमें चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं उनको ट्रेडिंग कहते हैं। याद रखेंगे ना? पक्का भाई, बहुत सर समझ में आ गया। नंबर 3, दीज अकाउंट्स नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट। ये 4 अकाउंट लिखे हैं, इनमें से सब के सब क्रेडिट होते हैं सिवाय एक के, सिवाय एक के। जैसे अभी पीछे वाला डेबिट पर आया था, याद करें आप, सब के सब क्रेडिट थे, है ना। वो डेबिट आ गया था, सप्लाई, याद करें आप, उसमें भी था। अच्छा नंबर अगला, इसमें क्या लिखा है? बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है? क्रेडिट होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, दीज अकाउंट्स नॉर्मली हैव क्रेडिट। इन चारों में से सारे के सारे अकाउंट क्रेडिट है सिवाय एक के। सब क्रेडिट होने चाहिए। जो बैंक लोन तो क्या होता है? क्रेडिट है भाई, लाइबिलिटीज़ है। सेल्स भी क्रेडिट होता है, उसकी नेचर भी क्रेडिट है। सेल रिटर्न डेबिट होता है। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट, उसकी जनरेटी पास करते हैं आप। सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है ना। सेल रिटर्न डेबिट होता है। अगला नंबर भी देख लेते हैं, अकाउंट पेबल भी तो क्रेडिट होता है। तो 3 चीज़ें क्रेडिट हैं, तो सिवाय सेल रिटर्न के। तो आप सेल रिटर्न पर टिक लगाए फटाफट भाई, तेज़ी से काम करो भाई, इम्तहान जब करीब आ रहे हैं। दिस इज़ नॉन करंट एसिड। ये इन चारों में से एक नॉन करंट एसिड है, बाकी सब करंट एसिड होंगे। नंबर 1 इन्वेंट्री, भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तो करंट एसिड होती है,
ठीक है। नंबर 3 पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरा छोड़ दिया मैंने भी। ऑफिस सप्लाई ये भी करंट एसिड होती है। अकाउंटेबल ये भी करंट एसिड होती है। इक्विपमेंट नॉन करंट एसिड है जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो इसका इक्विपमेंट जवाब आ गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको चंद एक चीज़ें लिख देता हूँ तो आप उसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे वाली खाली जगह भी याद हो जाए। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक, सप्लाईज, मर्चेंडाइज, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए इतनी काफ़ी है। जब भी काम में आएंगे तो एक और चीज़ आ जाएगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, वो अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, लो भाई ये है करंट एसेट। आई समझ, इसको कहते हैं करंट एसेट, याद रखिएगा। ये देखिए इनमें नाम आएंगे ना तो आप फटाफट लिख दीजिएगा ढूंढ ढूंढ के। करंट एसिड को कहते हैं, भी देखा आगे आने वाला करंट एसिड का बोलेगा कि एक चीज़ इनमें को एक नाम लिखा होगा, बाकी सब नॉन करंट लिखे होंगे। अरे फिक्र नहीं करो, मैं सब आपको करा दूंगा यार, ठीक है, याद रखेंगे ना? जी सर याद रखेंगे। क्या नॉन करंट के भी नाम लिख दूँ सर? हाँ सर उसके भी लिख दे ताकि हमें याद हो जाए। नंबर 1 ले में नॉन करंट के भी देख लें। फर्नीचर ये नॉन करंट है, बैलेंस शीट में लिखा जाती है ना सब चीज़ें। मशीनरी मैं आपको पक्का करूँगा बिल्कुल। बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग आ गया। इक्विपमेंट, चाहे ऑफिस की हो चाहे कोई सी भी हो, इक्विपमेंट्स, ठीक है, हो गई 4 चीज़ें। एक 5वीं चीज़ नॉन करंट लैंड भी होती है, लेकिन ये जो है ना मैं दाना लगा दी, इसके ऊपर डिविजन नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है। ले भी नॉन करंट एसिड ही हो गई। मैं चलो हेडिंग भी डाल देता हूँ नॉन करंट, ताकि आप ना याद कर लें। नॉन करंट और ये करंट, CURRENT करंट, ठीक है। नज़र आ रहा है बच्चों? लिखा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं सर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, आगे ना। हाँ स्क्रीन शॉट लेना, पक्का याद कर लीजिएगा, बैलेंस शीट में इस्तेमाल होती है ये, ठीक है। चलो भाई हो गया, ले भाई अब तो ये काम हो गया हमारा, यहाँ तक तो मैंने करा दिया, अब तो याद रहेगा ना। हाँ ऐसे करते हैं। चले भाई आगे क्या लिखा बच्चों? तो देखें जी सर, दिखाएं ये कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, ये आ गया। हाँ दिस इज़ नॉन करंट एसिड, बता दिया मैंने। नॉन करंट एसिड तो इक्विपमेंट है इसके अंदर बस। अच्छा नंबर अगला, अमाउंट पेड फॉर सर्विसिंग ऑफ ऑनर्स कार। ऑनर की कार थी, उसकी सर्विस कराई गई, उसमें कुछ पैसे अदा कर दिए गए, तो बताइए इसको रिकॉर्ड कहाँ जाके करेंगे? नंबर 1 एसिड में कर देंगे, नंबर 2 लाइबिलिटीज़ में करेंगे, लाइबिलिटी के ऊपर लेंगे इसको, नंबर 3 एक्सपेंस में करेंगे, ड्राइंग में करेंगे। तो बेटा अभी तो मैंने पीछे बताया आपको कि ऑनर का लफ्ज़ आ गया, और ऑनर की कार है ये, ऑनर की, ठीक है, ऑफिस की कार नहीं है। ऑफिस की कार होता तो बेटा ये तो एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव, लेकिन ये ऑनर की कार है। ऑनर का फ्लैट अगर आ जाए, ऑनर का कार आ जाए, ऑनर का होम हाउस आ जाए, ऑनर की ट्यूशन की फीस आ जाए, बेटे बेटी किसी की भी ऑनर का लफ्ज़ लिखा होना चाहिए, प्राइवेट यूज़ वाला। तो फिर ड्राइंग अकाउंट कहते हैं उसको, ड्राइंग पे टिक लगाए फॉर। अगला नंबर है द एक्सिस ऑफ एसिड्स ओवर कैपिटल। अगर एसिड जो है ना कैपिटल से ज़्यादा हो जाए तो बताइए क्या होगा? नंबर 1 इनकम होगी, वो एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट होगा, या लाइबिलिटीज़ होगा। ले भाई फिर शुरू कर देते हैं भाई काम। ये नहीं देखें, एसिड्स बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यही है ना फार्मूला, मैंने आपको बताया था शायद, अकाउंटिंग इक्वेशन यही होती है ना, ठीक है सर? हाँ यही तो होती है, ठीक है, सही है। तो सवाल की नोयत देखें क्या लिखा है इसमें, एक्सिस ऑफ एसिड्स ओवर कैपिटल। ओवर का कैपिटल, कैपिटल से ज़्यादा, ये प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? सर ये हो जाएगा, एसिड तो पहले लिखेंगे, ये प्लस क्या इधर आके माना का कैपिटल हो जाएगा सर, बराबर क्या कितना बचा वहाँ पर? लाइबिलिटीज़। तो एसिड अगर कैपिटल से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बेटा बड़ी में से छोटी रकम निकालते हैं हमेशा, 1 लाख होगा कैपिटल, 20,000 होगा, जब तो बड़ी होगी एसिड, ठीक है। एसिड्स माना कैपिटल बराबर लाइबिलिटीज़, तो जवाब आ गया लाइबिलिटीज़, पक्का, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कभी ऐसा आ जाए एसिड्स इज ओवर लाइबिलिटीज़, तो बताइए क्या होगा? सर कैपिटल होगा। ये तीनों के गेम घूम रहा है बस, ठीक है, समझ में आ गया। लाइबिलिटीज़ और ले, ठीक है। चलो भाई लाइबिलिटीज़ पे निशान लगा बच्चों,
लगा लिया जी सर, लगा लिया। अगला नंबर क्या है बच्चों? अच्छा जी, ये भी हो गया। रेवेन्यू ऑफ बिजनेस इज 60,000 वाइल नेट लॉस जो है 15,000 है। देन एक्सपेंसेस बताइए कितने होंगे। ठीक है, आपकी आमदनी जो है 60,000 है और उसमें लॉस होगा आपको कारोबार में 15,000 रुपये का। ठीक है, तो बताइए एक्सपेंसेस क्यों होंगे। तो इसका फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। एक्सपेंसेस बराबर है, ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की जो वीडियोस डाली हुई है ना, उसके अंदर जो मिसिंग फिगर्स हैं उसके अंदर सब सवाल बनाए हैं, ये सब ये फार्मूले सब लिखे हुए हैं, उसमें आप देखिएगा। एक्सपेंसेस बराबर है रेवेन्यू REV, ठीक है, माइनस गेन या गेन लिखते मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ। एक्सपेंसेस जो होते हैं दरअसल रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट के बराबर होते हैं। ठीक है, और यही बराबर होते हैं रेवेन्यू प्लस लॉस। अगर लॉस हो गया तो जमा करना है, प्रॉफिट हो तो माइनस करना, तो एक्सपेंस मालूम हो जाएंगे आपको। ये फार्मूला है इसका बेटा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। फार्मूला जहन नशीन करें सब काम क्लियर हो जाता है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे लिखा क्या है, ये प्रॉफिट लिखा है कि लॉस लिखा है। अगर लॉस लिखा हो तो जमा कर लीजिएगा, हैं, और प्रॉफिट लिखा तो माइनस कर लीजिएगा, खत्म, छुट्टी, एक्सपेंसेस हो गए। ये लिखा है रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस 60,000 लेवल, ये रेवेन्यू आ गया 60,000। ठीक है, 60,000। नेट लॉस जो है कितना है 15,000, ये ले नेट लॉस ये आ गया 60,000। जमा करना पड़ेगा ना, कितने होगा 75, तो एक्सपेंसिव 75,000 रुपये खर्च हुए। आप निशान लगाएं इसके अंदर, ये लगा हुआ निशान, ये रहा 75,000 रुपया। याद रहेगा ना, फार्मूले याद कर लें बच्चे, कुछ याद भी आपको भी करना पड़ेगा, सारा मैं नहीं करा दूंगा। आप भी तो याद करेंगे कुछ, भाई मेहनत करें आप, उसमें अजमत मिलती है बच्चों। जो मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला इज्जत देता है। चलिए भाई अगला नंबर देखें 8वां। ऑल कैश रेसिड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्ड इन, सारे के सारे कैश रेसिड और सारे के सारे पेमेंट, ये तो पीछे भी आ चुका है, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? नंबर 1 परचेज जनरल में। तो बेटा परचेज जनरल में तो नहीं करते रिकॉर्ड, क्योंकि परचेज जनरल में तो तमाम वो जनरल रिकॉर्ड की जाती है जिनमें उधार में हिसाब किताब होता है, खरीदी जाती हैं। सेल जनरल में उधार बेचने वाली बनाई जाती हैं। पासबुक के अंदर ये तो बैंक वाली पासबुक है। नंबर 3 अगला कैश बुक, तो इसमें तो लिखते हैं भाई, आपके सामने 2 सफ़े होते हैं ना। कैश बुक मैंने आपको बना के रखा हुआ है, आपने सीखा हुआ भी है। ये डेबिट सफ़ा होता है, ये क्रेडिट सफ़ा होता है। जो पैसे आए तो इधर लिखो, जाए तो उधर लिखो। रिसीट रेसिट ये हो गया, ये पेमेंट हो गया, तो इसको कैश बुक कहते हैं ना, तो कैश बुक है, इसका जवाब आ गया। ठीक है, याद रखना। अगला नंबर है, कैश बुक पे निशान लगा लिया, लगा लिया सर। कंट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन द साइड ऑफ द कैश बुक। कंट्रा एंट्री आप कौन सी साइड में बनाते कैश बुक के? फिर वही देखिए कैश बुक की बनी हुई है, तो कंट्रा एंट्री 2 सूरतों में बनती है ना, मैंने आपको क्लियर किया था। नंबर 1 या तो डिपॉजिट कराएं या फिर विड्रॉ करें फॉर ऑफिस यूज के लिए पैसे, तो उसको दोनों जगह बनाना पड़ता है ना, आपको सी लिखना पड़ता है। सी, ये मैंने बताया कंट्रा एंट्री को सी से डिनोट करते हैं। सी दोनों साइड पे लिखना पड़ता है। तो बेटा वो साइड लिख देना फ़ौरन दौड़ते हुए, दोनों तरफ लिखना पड़ता है। सही है, यहाँ लिखा रेसिट साइड पे, पेमेंट साइड पे, नॉन ऑफ दीज या बोथ साइड, तो बोथ साइड पे टिक लगाएं फ़ौरन, दोनों जन लिखना पड़ता है, दोनों जानिब। अगला नंबर है जर्नल आज आल्सो कॉल्ड। जर्नल को दूसरे अल्फाज में कुछ और भी कहा जाता है। ठीक है, जर्नल को दूसरे अल्फाज में कुछ और भी कहा जाता है। जर्नल जैसे जर्नल आपने पढ़ा हुआ ना बच्चों, वो नंबर 1 लेजर कहा जाता है, गलत। ये तो अलग चीज़ होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म और टी अकाउंट स्केलेटन फॉर्म। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, फाइनल तो नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बेटा बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जितने भी कारोबारी मामलात होते हैं सबसे पहले जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, आप जर्नल को कहते हैं। तो अभी इस पर टिक लगाएं। ओवरड्राफ्ट इज इन द बैंक स्टेटमेंट इज शोन एज, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपने सवाल कर रखा है, तो बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट किस नेचर में आता है? नंबर 1 क्रेडिट बैलेंस में आता है, नंबर 2 डेबिट बैलेंस में आता है, जीरो बैलेंस में आता है, या बोथ डेबिट और क्रेडिट दोनों आता है। तो याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन में बैलेंस ही लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको ये याद कराया था कि रीजनिटी होती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। क्या होती है? बैंक डेबिट DR और कैश क्रेडिट CR, है ना, ये होती है ना। अगर बैंक डेबिट ना हो, ठीक है, बैंक डेबिट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, इसके लिए माजरत खाऊँ, कैश डेबिट
और बैंक क्रेडिट, ये होती है बेटा निश्चित तौर पर। अगर बैंक क्रेडिट के बदले डेबिट में लिखा हो तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, उस पर लगाना पड़ता है उस रकम के ऊपर ब्रैकेट। मैंने आपको सवाल करा रखा है, ठीक है। तो बेटा इसको आप क्या करेंगे, इसका जवाब कौन सवाल रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट का जब भी आपके पास आए तो आपने लिखना है डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा बैंक, ठीक है। नंबर अगला है एंडिंग स्टॉक इज, जो आपके पास साल के आखिर में बचता है, जिसको हम मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री जो हमने एडजस्टमेंट में पढ़ी थी, इसको क्या कहते हैं, क्या लायबिलिटी कहते हैं, नंबर 2 इनकम कहते हैं, एसिड कहते हैं या कैपिटल। बेटा मैंने आपको एक करंट एसिड और नॉन करंट एसिड की लाइन बताई थी ना, तो उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी लिखा था मैंने, लिखी थी ना, वो एंडिंग तो थी, तो बस एसिड है, करंट एसिड है, ठीक है, करंट एसिड है वो। तो एंडिंग स्टॉक जो है हमेशा एसिड के तौर पर रिकॉर्ड होगा। दिस शोन इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इन चारों में से एक चीज़ जो है ना पूरे साल की कारोबारी पोजीशन को जाहिर करती है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नहीं, इससे तो प्रॉफिट और लॉस मालूम करते हैं। बैलेंस शीट, हाँ ये है, बैलेंस शीट से मालूम करते हैं, ठीक है, सारी पोजीशन को जाहिर कर देता है, सारे के सारे सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला नंबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ए पार्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस चीज़ का पार्ट है, नंबर 1 इक्विटी सेक्शन का। आपने बैलेंस शीट बनाई है बच्चों, जिसने बनाई तो है, तो आपने इक्विटी में लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं सर वो बैलेंस शीट में तो था ही नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है बैलेंस शीट में था, इक्विटी सेक्शन में था, नहीं सर उसमें तो नहीं लिखा हमने कल, क्या होता है क्या, नहीं बेटा होता ही नहीं है, इक्विटी में तो नहीं था ना, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं मुझे, क्या बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, डेबिट एसिड में या इक्विटी सेक्शन में लिखा था आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं सर वहाँ तो था ही नहीं, इनकम स्टेटमेंट में था, जी हाँ सर वहाँ तो था, सर वहाँ तो था, हमने याद है, हमें सेल में से नेट सेल में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में तो होता है, आप इनकम स्टेटमेंट पे निशान लगे, इसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो एक पार्ट है, हिस्सा है इनकम स्टेटमेंट का, बस खत्म छुट्टी। अगला नंबर दिस अकाउंट विल बी क्रेडिट, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इफ़ मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, यानी अगर मिस्टर ए जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे कैश लगाकर, तो बेटा तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो आपको तो पक्का पता है ना क्या करते हैं, कैश डेबिट, और क्रेडिट क्या होता है सर, कैपिटल क्रेडिट, भाई स्टार्ट करने की तो यही होती ना, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, ये होता ना, तो भाई यही तो लिखा है इसने आपकी इम्तहान लेने के लिए, तो बेटा कैपिटल पे निशान लगाने फटाफट, ये अकाउंट विल बी क्रेडिट, ये अकाउंट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा अगर मिस्टर ए स्टार्ट करेगा कैश लगाकर। अगला नंबर है एन एंट्री मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट, पुरानी वाली आ गई, एक से ज़्यादा डेबिट एक से ज़्यादा क्रेडिट हो तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं, पुराना काम आ गया हमारे पास। इफ़ टोटल एसिड्स आर 50,000, अगर 50,000 तो हैं टोटल एसिड्स हों आपकी, और लाइब्रेरी जो हो 20% ऑफ एसिड्स का हो, तो बताइए कैपिटल कितना होगा। देखिए फिर वही वाला पीछे वाला सवाल आ गया, थोड़ा सा चेंज होकर, ये देखिए कैलकुलेटर पर कर लें आप, कैलकुलेटर पर करके दिखाएं जी सर, कैलकुलेटर पर करके दिखाएं, कैसे कर पाएंगे डायरेक्ट, हम भी कैलकुलेटर पर कर लेना ना, मैं तो कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, कहाँ गया भाई सवाल, सर ये रहा, टोटल इसकी कितनी है 50,000, चलो भाई 50,000 दबाए फटाफट, 50,000 आ गया 50,000, ठीक है। लाइबिलिटी 20% जो है लाइबिलिटीज़ है उसके अंदर, 20% लाइबिलिटीज़ है, ज़रा का निशान दबाएँ, 20 दबाएँ, डिवाइड का निशान दबाएँ, 100 दबाएँ, ये ले 20% आ गई 10,000 रुपया, कितने आ गए 20%, 10,000। अब आप जानते हैं कि एसिड बराबर है लाइबिलिटी जमा प्रोप्राइटरशिप, हमें कैपिटल मालूम करना है, तो ये 10,000 रुपये निकाल देंगे इस 50,000 में से, भी पीछे निकाल के दिखाया था मैंने 50,000, तो कितना बच गया 40,000, 40,000 ढूंढने किताब में जो ये आ गई, ठीक है, याद रखेंगे ना, फार्मूला जहन में रखें बस, बाकी खैर है। आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे, ज़हीन तरीन बच्चे होते आ रहे हैं, अल्लाह करे आप और ज़हीन हो जाएं, आपके हाई फाई नंबर आए हैं, आई प्रे फॉर यू, भाई मैं तो आपके लिए दुआएं करता रहता हूँ दिन रात कि अल्लाह ताला आपके 100% नंबर आए तो आपको अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजे। चलो भाई हम तो दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल करे। अगला नंबर है अनअर्न्ड इनकम इज़ एन, ये अनअर्न्ड इनकम अभी पीछे पढ़ी है आपने, बताइए क्या होती है नेचर के लिहाज से, क्या एसिड होती है, क्या लाइबिलिटी होती है, ऑन इक्विटी होती है यानी कैपिटल, या एक्सपेंस होती है, बताइए तो लाइबिलिटी अभी पीछे बताइए मैंने आपको। अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट होता है और उस क्रेडिट में तो बेटा लाइबिलिटीज होती है अकाउंट पेबल की तरह,
ठीक है। जितनी भी अनअर्न चीज़ें होंगी जो कभी कमाई नहीं है हमने, चाहे कोई भी इनकम हो, चाहे वो फीस इनकम हो, चाहे वो अनअर्न फीस हो, चाहे वो अनअर्न सर्विस हो, चाहे वो अनअर्न कमीशन हो या अनअर्न रेंट हो, सब लाइबिलिटीज़ होती है, उनकी नेचर क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज़ लिखा। द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के मायने क्या हैं भाई? अभी पीछे भी देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के मायने बताइए क्या हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आती है ज़रा बताइए। नंबर 1 सेल जमा ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 सेल माने नेट प्रॉफिट, फार्मूले लिख दिए ना, सेल जमा नेट प्रॉफिट, ये सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो बेटा ये चौथा नंबर ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा हमको? अरे यार तुम तो ऐसे यार बच्चे बहुत ले भाई। सेल्स माइनस को शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि पूरा आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है, ठीक है। सेल में तो कॉस्ट ऑफ गुड निकालेंगे तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। पीछे भी करके दिखाया मैंने, ठीक है ना, यही था ना हमारे पास। सेल में तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा ना आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये पूछना चाह रहा है कि क्या है मसला। ये कहाँ गया? ये रहा। टर्म कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला कौन सा सही है? सेल जमा ग्रॉस प्रॉफिट, सेल जमा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें तो नहीं आ रहा ना अभी फिलहाल। नंबर 2 सेल मांगना नेट प्रॉफिट, देखिए नेट प्रॉफिट का दूर दूर तक नाम नहीं है, ख़त्म, ठीक है। अब ये सेल जमा नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट का नाम नहीं है। सेल माने ग्रॉस प्रॉफिट, अब सेल माने के देखो ग्रॉस प्रॉफिट का लफ्ज़ आ गया ना, अब ढूंढ लें। ये प्लस का ग्रॉस प्रॉफिट है ना बच्चों, उधर जाके क्या क्या हो जाएगा? सर ये माइनस का हो जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस का है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? सर ये प्लस का हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? सेल्स, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, जीपी बराबर ही माइनस का तो राइट हैंड पे जाके सीओ जीएस, इधर प्लस का हो जाएगा ना। तो ये तो लिखा है। अब बस हाँ फार्मूला यार कि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचती है। ये है फार्मूला असली। ले भाई मैंने पक्का करा दिया आपको, तो भाई प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ऐसे नहीं होता कभी देख के एक कान से सुने दूसरे निकालने, ना ना ना, पक्की प्रैक्टिस हो। 20वां क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू क्लोज, ये पुराना वाला आ गया। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते क्लोजिंग प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको 2 साल के करा दिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह इम्तहान के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की तैयारी करें। इसके अलावा मैंने वीडियो डाल रखी हैं मुख्तलिफ, तकरीबन सारे ही सवाल डाल दिए हैं सिवाय इक्का दुक्का सवालों के। आप उनको वॉच कीजिएगा, उनसे देखकर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। जिस तरह आपने मैथ की एक्सरसाइज वॉच करी है मेरी, अभी इम्तहान के दिनों में आपके काफ़ी क्या नाम है कॉमेंट्स भी आए थे मेरे पास, ठीक है। जो आपने कहा मैंने वो करने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। तो आप जो है, आपसे ज़्यादा फिक्र हमें होती है, हम चाहते हैं हमारे कौम को नौनिहाल बच्चे जो है ना ये तरक्की करें बस। और मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई लाइक दैम, ठीक है। मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। तो आप भी अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, ज़हीन तरीन है, ठीक है। इंशाल्लाह आप भी याद करेंगे, मुझे इस बात की तवक्को है, आप भी याद करें, ठीक है। अच्छा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको अपने साथियों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक करना मत भूलें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब मैं बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, एक बात याद आई मुझे, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि मेरी अब यक के बाद दिख रहेगा आपके पास वीडियो सुबह शाम आएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप उनको वॉच कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, ठीक है। अकाउंटिंग्स की या स्टेटस की MCQs मैं डालता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, तो आप उनको वॉच कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अच्छा मुझे एक बात याद आई कि अकाउंटिंग और स्टेटस का मैंने अभी जिक्र किया था, तो स्टेटस जो है बेटा सेकेंड ईयर वालों की है, ठीक है। तभी आप समझे सर हमारी भी कोई पेपर है, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर का हम काम कर रहे हैं तो आपको तो बिजनेस मैथ की मैंने काफ़ी MCQs डाल चुका हूँ पहले ही, माशाल्लाह पेपर भी हो चुका होगा अब तक, ठीक है। तो चुनाचे आप एक काम कीजिएगा कि अकाउंटिंग की मैं आपको यक के बाद डिग्री डालूँगा, तो आप इसको देखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।